हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो बेटा ठंड बहुत पड़ रही है, थोड़ा सावधानी से रहें, अच्छे से कपड़े पहने, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। तो आइए बेटा हम लोग मुद्दे पे चलते हैं। जैसा कि हर क्लासेस में हम लोग शुरू करने से पहले पीछे की क्लास में क्या हुआ, क्या पढ़े, उसको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। इससे आपका भी रिकॉल हो जाता है और जो नया बच्चा बैठा होता है उसको भी पता चल जाता है कि हम पीछे की क्लासेस में क्या बता चुके हैं। तो बेटा बेसिक हिस्ट्री में हम कल जो आपको बताए थे वो बताए थे कि भारत की भौगोलिकता, और उसमें हमने बताया कि भारत की भौगोलिकता हमारे इतिहास को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, जिसे 3 पॉइंट में हमने आपको बताया। एक, नामकरण। दो, सीमांकन। और तीन, भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें जो नामकरण था उसमें हमने आपको बताया कि आपके देश को ढेरों नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्राचीन भारतीय संस्कृत पाली साहित्यों में आपके देश के लिए 5 क्षेत्रों का संबोधन, जैसे उत्तर के लिए उदीच, पूरब के लिए प्रदीच, पश्चिम के लिए प्राच्य, दक्षिण के लिए दक्षिणापथ और मध्य के लिए मध्यम देश। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने बताई, इन 5 क्षेत्रों को चीनी यात्री वेनसांग ने 5 इंडीज कहा। आगे हमने क्या बताया कि हमारे देश के संपर्क में आने वाले पहले विदेशी ईरानी थे, जो सिंधु तटवर्ती क्षेत्रों के संपर्क में आए। इनके द्वारा बेटा स का उच्चारण ह से किया जाता था, अतः इन्होंने स को क्या बोला होगा? हिंद। इसी आधार पर आपके देश का एक नाम निकला, हिंदुस्तान। दूसरे विदेशी जो हमारे संपर्क में आए वो यूनानी थे। ये सिंधु घाटी को इंडस वैली कह के संबोधित किए। इसी से हमारे देश का एक नाम निकला, इंडिया। इसके बाद हमने बताया अशोक के अभिलेख में जम्बू वृक्ष, जामुन के वृक्ष को कहा जाता है, के नाम पर आपके देश का एक नाम जम्बू द्वीप पड़ा। दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का एक नाम भारत पड़ा। विष्णु पुराण में कहा गया है, महासागर से उत्तर हिमालय तक जिस क्षेत्र को कल्पित किया गया है उसे भारत देश और यहाँ के लोगों को भारतवंशी। इसी से मिलती जुलती बात कौटिल्य ने बोली। क्या बोला? हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक 1000 योजन के क्षेत्र को चक्रवर्ती शासकों का क्षेत्र कह करके संबोधित किया। इसके बाद हमने बताया कि पाणिनि के मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति में आपके देश को 4 नामों से संबोधित किया गया है। एक, सरस्वती दृश्यवती के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्ष प्रदेश, हिमालय से विंध्य के बीच के क्षेत्र को मध्य देश, और मध्य देश के साथ बेटा बंगाल बिहार को जोड़कर आर्यावर्त। इसी तरीके से आगे हमने बताया कि हमारे देश को सर्वप्रथम भारतवर्ष कहाँ कहा गया? कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। सबसे पहले प्रदेश कहाँ कहा गया? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में। चीनियों के बारे में हमने बताया, तो जो चीनी यात्री थे बेटा वो सिंधु नदी से सिंचित क्षेत्र के लिए तिएंचु तुआंगचू का संबोधन किया। इसी तरीके से हिमालय क्षेत्र के उन्होंने सुंगलिन कह के संबोधित किया। चीनी यात्री वेन सांग ने हमारे देश को ब्राह्मण देश कहा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बताया, जिसमें हमने बताया कि आपके साथ 7 देश शामिल हैं। एक, आपका देश भारत। दो, पाकिस्तान। तीन, नेपाल। चार, भूटान। पांच, बांग्लादेश। छह, श्रीलंका। और सात, मालदीव। और हमारे संविधान में हमारे देश का 2 नाम उल्लेखित है, इंडिया और भारत। और संविधान के आर्टिकल 1 में हम कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसके अलावा जो बेटा हमने बताया तो अगली क्लास में हम रिकॉल कर लेंगे। आगे बढ़ा जाए तो आज का बेटा बेसिक हिस्ट्री में जो बड़ा जो मुद्दा है वो है भारत की अनेकता में एकता। ध्यान से सुनिएगा, इतना महत्वपूर्ण है
जो इतिहास में ही नहीं, आपके सभी विषयों में आपकी मदद करेगा। ऐसे से लेकर आप कह सकते हैं कि आपके अन्य विषयों, चाहे भूगोल हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर विषय में आपकी हेल्प करेगा। और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में, इसमें कितनी बातों पर हम लोग को चर्चा करना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। तो बेटा पहला मुद्दा इसमें हमारा होगा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल आप पूरा लिख लेंगे, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। दूसरा बेटा मुद्दा हम लोग इसमें लेंगे पॉलिटिकल, राजनैतिक, आप पूरा लिखेंगे, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। अगला मुद्दा बेटा इसमें हम लोग जो लेंगे वो क्या होगा, अगला मुद्दा हम लोग का होगा धार्मिक, रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक भिन्नता। अगला मुद्दा बेटा हमारा होगा सोशल, सामाजिक डाइवर्सिटी। अगला मुद्दा हम लोग लेंगे भाषाई, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, आप पूरा लिखेंगे। अगला बेटा मुद्दा हम लोग लेंगे कल्चरल, सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी। और इसमें इसके बाद बेटा हम लोग 3 प्रश्न लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है कि हमारे देश पर इतने आक्रमण क्यों? एक, हमारे देश पर बेटा इतने आक्रमण क्यों हुए, तो हम एक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा कि इतने आक्रमण क्यों हुए, दूसरा हमारी पराजय का कारण। और क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड होगा कि इतने आक्रमण, इतनी पराजय के बावजूद हमारे, आप पूरा लिखेंगे, इतने आक्रमण और इतने पराजय के बावजूद हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता, ये कैसे अक्षुण्ण और अपरिवर्तित, कैसे अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रहा। तो इतने मुद्दे पर बेटा हम लोग को आज बात करनी है। आज हमें थोड़ी जल्दी भी है, हम आपकी क्लास थोड़ी छोटी करेंगे, तो इसलिए पूरा तो वैसे भी बड़ी क्लास होती तो भी ना हो पाता, लेकिन उसमें थोड़ी और कटौती करेंगे। तो आज हमारा फोकस है कि इन्हीं दो पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन अगर समय ज़्यादा होगा तो इसमें भी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट बेटा लेते हैं, भारत की भौगोलिक भिन्नता। भारत की भौगोलिक भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने सीखने को मिलेगा। भारत की भौगोलिक भिन्नता, तो हम सबको पता है हमारा देश ढेरों भौगोलिक विभिन्नताओं वाला है। इसे देखते हैं, साक्ष्य के साथ देखते हैं। तो बेटा कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट से लेकर जो उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल, और सबसे पूर्वी भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट
गौर माता से लेकर सबसे पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट, वेलांगू या किबिथु, ये इस इतने क्षेत्र पर हमारे देश का क्या हुआ है विस्तार। तो आप कह सकते हैं कि इतने भूक्षेत्र पर फैला हमारा देश अपने में, बेटा अपने में ढेरों भिन्नताएं लिए हुए है, अपने में ढेरों भिन्नताएं लिए हुए हैं। अगर बेटा हम प्रमाण की बात करें, उदाहरण की बात करें, जैसे तो हमारा देश ऐसा देश है जहां तीनों मौसम पाए जाते हैं। तीनों मौसम बोले तो गर्मी, ठंड, वर्षा, बरसात। और इससे भी बड़ी बात है बेटा, स्पेशल हम लिख दे रहे हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो जहां छह बसंत ऋतुएं, स्प्रिंगिंग सीजन पाई जाते हैं। भारत के अलावा ऐसी विविधता कहीं और नहीं। तो तीनों मौसम, और अगर बात करें कि इन मौसमों से जुड़े जो क्षेत्र हैं, तो जैसे गर्मी वाले क्षेत्र की बेटा हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में फलोदी, गंगा नगर, फलोदी, गंगानगर, चूरू जैसे गर्म क्षेत्र। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ खूब गर्मी भी पड़ती है। ठंड वाले क्षेत्र में बेटा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे ठंड वाला क्षेत्र भारत का कौन है? लद्दाख, सियाचिन। तो आपके यहाँ ये भी प्रमाण कि खूब हमारे यहाँ ठंड भी पड़ती है। तो ठंड वाली भी भौगोलिकता आपको दिख रही है। अगर बेटा वर्षा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिन, राम और चेरापूंजी आप ही के देश में है। तो तीनों मौसम, तो ये विविधता ही तो है। और तीनों मौसम पाने के साथ हम तीनों मौसम में रहने के लिए अभ्यस्त भी हैं। इसी तरीके से बेटा आगे का अगर हम पॉइंट लें तो हम कह सकते हैं कि हिमालय जैसा पहाड़ या पहाड़ी, जिस पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और केटू भारत की, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी हम लोग के यहां दिख रहा है। अगर ढाल वाले क्षेत्र की बात करें तो हम इसी के साथ आप कह सकते हैं कि सुंदर वन घाटी, तो ऊंचाई का भी क्षेत्र दिख रहा है, ढाल का भी क्षेत्र दिख रहा है, सुंदरवन घाटी। और अगर बेटा हम बात करें विविधता में तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में थार जैसा मरुस्थली जलवायु भी आपके यहां दिख रही है।
तो साथ ही में अगर हम बात करें तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लैंड ऑफ गोल्ड की मौजूदगी, लैंड ऑफ गोल्ड अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां इतनी फर्टाइल भूमि है, इतने फर्टाइलनेस है कि जहां कृषि करने की जरूरत नहीं, बीज फेंक बर्दी से वृक्ष बन जाते हैं। कौन कौन से? तो आप मैप में बना करके दिखाएगा, जगह स्पेस कम है तो हम यहां आपको ऐसे लिख देते हैं। तो आप देखें कि एक, सिंधु नदी का दोआब क्षेत्र जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आपको पता है बेटा कि यही वो क्षेत्र है जहां हमारे देश में प्रथम फर्स्ट नगरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जहां हम आप हैं, उपस्थित हैं, जहां द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल, द्वितीय नगरीकरण हुआ। इसी तरीके से आगे बढ़े तो मांजुली द्वीप, ये भी बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो दोआब क्षेत्र है। और बेटा साउथ की तरफ जाएं तो आप देखें कि रायचूर का दोआब क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत को भौगोलिक रूप से खाद्यान्न प्रोडक्शन के लिए इतना भारत को समृद्धि प्रदान करते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों की देन, इन्हीं लैंड ऑफ गोल्ड की देन कि भारत दुनिया में सोने की चिड़िया बनकर के अस्तित्व में आया। भारत सोने की चिड़िया के रूप में अस्तित्व में आया। अगर हम बेटा इसके प्रमाण की बात करें, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खूब अच्छे से देखें, कितने सारे मुद्दे आपको यहां देखने जानने को मिल रहे हैं। तो आप देखें कि अगर इसके प्रमाण की बात करें तो बेटा पहला प्रमाण है प्रमाण 1। मैं बोल रहा हूं उस पर, उसको सुन करके पूरा अपना नोट्स बनाएंगे, तो क्योंकि स्पेस कम है, अगर पेज बदल देंगे तो लाइन टूट जाएगी। तो पहला प्रमाण है कि फर्स्ट एडी में हमारे देश की जो जीडीपी मानी जाती है वो विश्व की जीडीपी का बेटा 35% से अधिक, बहुत 35%, लगभग 50%, 35% से अधिक मानी जाती है। और अगर आगे बढ़े तो जब अंग्रेज आए, आप पूरा सुन करके लिखेंगे, जब अंग्रेज आए, कब आए? 1608 में। उस समय भी हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी का 24% था, लेकिन इन्होंने 150 से 200 वर्षों में इतना लूटा कि ये 24 से जब गए तो 4% कर दिया था। इतना ही नहीं, तीसरा प्रमाण है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि हमारा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में 7th पोजीशन पर आता है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम, कभी चाइना कभी हम। जबकि चाइना दुनिया में अकॉर्डिंग एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से 4th पोजीशन पर है, हम 7th पोजीशन पर हैं, जनसंख्या में हम उसे पीछे किए हुए हैं। मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या दुनिया के 7वें पोजीशन वाले भू क्षेत्र पर रह रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहां सभी लोगों का भरण पोषण तो हो ही रहा है, हम खाद्यान्न सामग्रियों का व्यापक मात्रा में
दूसरे देशों को निर्यात करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। तो बेटा ये जो लैंड ऑफ गोल्ड है, सोने की जो स्थिति है भारत को, कि ये जो समृद्धि है, इस समृद्धि ने पूरी दुनिया को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित। ये सब चीजें जैसे जैसे इतिहास में हम लोग अंदर जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर और अच्छे से समझ पाएंगे। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और इसी आकर्षण का परिणाम हमारे देश पर ढेरों आक्रमण हुए। इसके प्रमाण की बात करें, इस समृद्धि के प्रमाण की बेटा अगर हम बात करें, तो आप कह सकते हैं कि तुर्क आक्रमणकारी गजनवी ने जब हम पर आक्रमण किया, कहां, सोमनाथ पर, तो यहां से इसने जो लूट में खजाने प्राप्त किए, उन खजानों की कुंजियां, चाबियां, उन खजानों की जो चाबियां थी बेटा, कुंजियां थी, 9 ऊंट से लाद कर ले गया। तो खजाने कितने ऊंटों पर लाद करके ले गया होगा। तो आप देखें कि जो हमारा देश है वो भौगोलिक रूप से हर तरह की जलवायु अपने आप में समेटे हुए है, और इस जलवायु के नाते हमारे यहाँ हर तरह की विविधता भी, कहा जाता है भौगोलिकता हमें व्यापक रूप से प्रभावित करती है। शायद इसी भौगोलिक विभिन्नता की ही देन है कि दुनिया के सारे धर्म के लोग इस भूखंड पर बहुत सहजता से, बहुत आपस में भाईचारे के भाव से रहते हैं। तो एक पॉइंट है, कितनी भौगोलिक विभिन्नता के बावजूद भारत एक राष्ट्र, एक देश के रूप में बधा है। पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट बेटा हम लोग ले लेते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? राजनैतिक भिन्नता। राजनैतिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजनैतिक भिन्नता की बेटा बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन से वर्तमान तक दुनिया की व्यवस्था को चलाने के लिए जितने सिस्टम हैं वो सब भारत में देखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, जहां का जीवन कहां से आरंभ होता है? बर्बर, असभ्य, खाना, बदोश से लेकर आगे बढ़ें तो मोटी मोटी बातें हम बताएंगे। अगर वैदिक काल की तरफ जाएं तो आप देखें कि वैदिक काल में हमें कबीलाई व्यवस्था देखने को मिलता है। पित्त सत्तात्मक रंगों में बटा कबीलाई समाज दिखाई देता है, अर्थात यहाँ समाज कबीलाई या कबीले के रूप में नियंत्रित होता था। और आगे बढ़े महाजनपद काल बेटा, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। तो महाजनपद काल में अगर जाएं तो आप देखें कि यहीं से हमें पहली बार व्यवस्थित राजतंत्र या राजतंत्रीय व्यवस्था दिखाई देती है, जिसकी शुरुआत किसने किया? हर्यंक वंशीय शासक बिंबिसार ने, जिसे वास्तविक स्वरूप प्रदान किया मौर्यकालीन शासक या मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी महाजनपद काल में आप देखेंगे कि लिच्छवियों द्वारा
लिच्छवियों द्वारा दुनिया के पहले गणतंत्र की नींव रखी गई। और आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल बेटा, तो पूर्व मध्यकाल में हमें सामंतवादी व्यवस्था भी दिखाई देता है। और आगे बढ़ें सल्तनत काल में, तो सल्तनत प्रणाली जिसके तहत हमें इक्तेदारी व्यवस्था। आगे बढ़े मुगल काल से हमें मनसबदारी। आगे बढ़े अंग्रेजों द्वारा संसदीय व्यवस्था जिसके तहत अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवारी व्यवस्था। और इन्हीं अंग्रेजों से जो संसदीय व्यवस्था थी, इन्हीं सब से हमने और वर्तमान प्रशासन की आधारशिला तैयार की। तो इस तरीके से ये राजनैतिक भिन्नता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है बेटा कि अगर हम भारत के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भारत कब अस्तित्व में आया। तो बेटा राष्ट्रीय भारत की अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1905 से पहले तो राष्ट्रीय भारत हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसी 1905 में जब बंगाल विभाजन भंग हुआ, इसी की प्रतिक्रिया में भारतीयों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। तो बेटा यही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में ही प्रथम बार राष्ट्रीय भारत की छवि दिखाई देती है। इसे और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। यदि प्रमाण की बात करें तो बेटा हम प्रमाण में कह सकते हैं कि 1883 में J.R. सिले, अंग्रेज J.R. सिले ने भारत के बारे में कहा, भारत मात्र एक भूखंड है, भारत मात्र एक भूखंड है जहां लोग साथ में तो रहते हैं लेकिन उनमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं बेटा। और सब बहुत डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि राष्ट्रीय भारत की हम बात करें तो राष्ट्रीय भारत मानस पटल पर हमको कब दिखाई देता है, तो ये हमें 1905 के पहले तो नहीं दिखता। तो इस तरीके से का प्रमाण है कि 1883, तो 1883 के बाद ही ना 1905 आएगा। इसी तरीके से अगर और प्रमाण की हम बात करें तो 1884 में सर जॉन स्ट्रेची ने बेटा, सर जॉन स्ट्रेची ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय
के छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों को भारत के बारे में कुछ इस प्रकार का परिचय दिया। सुनिएगा ध्यान से। पहला, भारत न तो एक था, अर्थात भारत कभी एक नहीं था। तो भाई बात सही है, 1883 तक तो दिख ही रहा है। भारत न तो एक है, ये भी बात सही है। और लेकिन अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण, भविष्यवाणी। इन्होंने भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता बन गए। इन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि न तो कभी एक होगा, न तो कभी एक होगा। लेकिन जब ये घटना घटी, कौन सी? जब ये घटना घटी, बंग भंग हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, इसकी प्रतिक्रिया में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला। और जब इसमें पहली बार, प्रथम बार राष्ट्रीय भारत की छवि उभर करके सामने आई, तब इन्हें अपने पे शर्म आने लगी। अब ये अपनी बात छिपाने के लिए, इसका श्रेय लेने के लिए अलग भाषा, इनकी भाषा बदल गई। कैसे? वो देखें। तो जब भारत में, भारत एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, तो इन्हीं अंग्रेजों में से एक था कोपलैंड। बेटा, इसने कहा कि यह भारत का जो राष्ट्रवाद है, ये हमारी ही संतति है, हमारी ही संतति। अर्थात इस राष्ट्रवाद के उदय में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी नीतियों, हमारी योजनाओं का ये क्या है? परिणाम है कि भारत आज राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि इस जो, अगर ये आपकी संतति थी तो जन्मते ही इसका गला घोटने का प्रयास क्यों किया? इसे दूध पिलाने से इनकार क्यों किया? हर प्रयास किया कि इसे कुचला जाए, भारत के राष्ट्रवाद को दमन किया जाए। तो इस तरीके से बेटा अगर हम बात करें तो भारत में प्राचीन काल से वर्तमान तक ढेरों राजनैतिक भिन्नताएं हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आज भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र बन करके और बहुत सफलता से अपनी छवि बना करके चल रहा है, पूरी दुनिया को सिखा रहा है, जो विश्व गुरु की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो ये हमारी अपनी भिन्नता में एकता की ही बात करता है। तो इस तरीके से बेटा आज हम, बस हमें थोड़ी सी जल्दी है, आज हम इसे आगे बस आज क्लास यहीं पर रोकेंगे। और एक बार फिर कहेंगे कि आप लोग शेयर करने में, हमारी बात, हमारा मैसेज अपने जैसों को पहुंचाने में शायद थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करिए। बात मेरी अच्छी है, क्लास मेरी अच्छी है, इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी है, तो भाई क्यों नहीं आप और को भी साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस आज अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। अपना खूब ख्याल रखें, खूब सावधानी से रहें। ठीक है, तो आज बस गुड नाइट, जय हिंद।